हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए, हम आए हैं आज आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं अध्याय 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग इसमें हर एक पॉइंट को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आपको इस अध्याय में कोई भी समस्या बाकी ना रहे। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है घनाभ। घनाभ पढ़ना होता है, उसके बाद घन पढ़ना होता है, उसके बाद बेलन पढ़ना होता है, उसके बाद शंकु पढ़ना होता है, उसके बाद जो है गोला पढ़ना होता है, और इसके बाद अर्धगोला भी पढ़ना होता है। अर्धगोला, इतना चीज। तो ये घनाभ को सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, घनाभ से। अब घनाभ क्या होता है? तो घनाभ आयतों से बनने वाली आकृति है। घनाभ के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये छह आयताकार सतह, आयताकार सतह से बनता है। अब घनाभ कहता है कि छह आयताकार सतह से बनने वाला एक आकृति, ये त्रिविमीय आकृति होता है। हम आपको एक घनाभ बनाकर दिखाते हैं। आप लोगों ने ढेर सारा घनाभ देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें तो दुकान से आप लोग मिठाई का डब्बा खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं जिसमें जो डब्बा में पैक करके दिया जाता है, वो जो डब्बा होता है वो भी एक घनाभ ही होता है। आपका घर बन रहा है, वो ईंट से बन रहा है, वो ईंट भी घनाभ ही होता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये त्रिविमीय एक आकृति जो घनाभ है। अब आप इसको आप लोग जो समझें, एक ईंट समझ लें या एक मिठाई का डब्बा समझ लें, या अदरवाइज कुछ और, लेकिन ये घनाभ है। इसको हम लोग गणित की भाषा में घनाभ कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले कह चुके हैं आपको कि ये छह आयताकार सतह से बनने वाला आकृति है। ये छह आयताकार सतह से बनता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे आधार की ओर एक आयत है, अर्थात इस टाइप का एक आयत है, ये आयत। तो ये भी तो आयत है। फिर एक आयत आप इधर देखिए, इधर भी है। एक और आयत, हम सारे आयत को फैला रहे हैं। एक आयत इधर से, एक आयत ये हो जाता है, चार आयत हो गया। एक आयत और होगा जो इधर से ये हो जाता है, और एक आयत और जो ऊपर से ढक्कन का काम करता है। ये हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर नंबर क्या कर दिया जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये छठा नंबर का आयत। ये इसको हम लोग बेस का आयत समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक वो बेस है जिस पर ये पूरा कंप्लीट आकृति रखा हुआ है, ये आयत रखा, मतलब घनाभ रखा हुआ है। तो एक ये वाला हो जाता है। उसके दीवार में आप देखिएगा कि एक
पीछे से ऐसे खड़ा है, ये वाला हो जाता है वो। एक दीवार ये हो जाता है, एक दीवार ये हो जाता है, एक दीवार ये हो जाता है, 4 दीवार हुआ। और एक ये वो आयत है जो ऊपर से उसको बंद करता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 आयत हो जाते हैं। मतलब ये यही कंप्लीट 6 आयत मिल करके एक घनाभ का निर्माण कर देता है। और इसी घनाभ के बारे में हम लोगों को क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। तो यूं ही हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस घनाभ का हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इन 6 आयत का हम लोग अगर क्षेत्रफल ज्ञात करके सारे के सारे क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ज्ञात हो जाएगा आराम से। तो हम लोग सबसे पहले घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या है तो ये 6 आयत जो दिखता है आपको, ये 6 के 6 टोटल आयत का क्षेत्रफल निकालकर आप एक साथ कैलकुलेट कर दीजिए। ये जो हो जाता है यही हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे हम एक छोटा सा डब्बा रखे हैं, आप इस डब्बा में देखिएगा कि एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ इसके जस्ट अपोजिट वाले को मान लेते हैं, तीसरा पृष्ठ अगर इसको मान लें तो चौथा पृष्ठ इसके जस्ट अपोजिट में ये इसको मान लेते हैं, 4 पृष्ठ हो गए हमारे। अब ये 5वां पृष्ठ ये हो जाता है और 6ठा पृष्ठ ये हो जाता है। तो कुल मिला के 6 पृष्ठ है इसमें, और 6 के 6 टोटल पृष्ठ को अगर हम लोग, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लोग ज्ञात करके सबको जोड़ देते हैं तब जो होता है ये इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर से ही शुरू करते हैं हम लोग यहां से कि ये तो लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, क्योंकि चौड़ाई हम लोग इसको कहेंगे। तो ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो जाता है। तो लंबाई वाले को L से हम लोग डिनोट कर लेते हैं लंबाई। ये ऊंचाई है, इसको H से डिनोट कर लेते हैं, और इसको B से डिनोट करते हैं बेस, ब्रेथ। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हम लोगों को इस तरह से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो है कैसा, एक आयत के जैसा। इसमें ये लंबाई हो जाता है, ये ऊंचाई हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं जैसा कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल, अगर ये जो दीवार खड़ा वाला है इसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई इसके लिए ये होता, लेकिन चौड़ाई की जगह ऊंचाई हमने इसका नाम रखा है, इसका नाम ऊंचाई हो जाता है। तो सबसे पहले इस वाले दीवार का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ये हो जाता है लंबाई गुना ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए कि ये जो दीवार होता है फेस पर, जो अभी आपको दीवार दिख रहा होगा, ये वाला दीवार, इस दीवार का जो भी क्षेत्रफल होगा जस्ट इसके अपोजिट वाले का वही क्षेत्रफल होना है। अर्थात 1 नंबर वाले का जो क्षेत्रफल होगा वही 2 नंबर वाले का क्षेत्रफल होगा। तो कहे कि इसको हम लोग 2 से गुना अगर कर दें तो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो है जस्ट ये वाला हम लोग उसको ये दीवार कहते हैं, जिसमें 2 चीज आपको दिखता है। एक तो उसको आप चौड़ाई कहिए और ऊंचाई कहिए, चौड़ाई और ऊंचाई वाला दिखता है।
तो इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना अगर है हम लोगों को, तो सीधा लिखेंगे, प्लस करेंगे चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई को b और ऊंचाई को h। हाँ, अब इसके अपोजिट में जस्ट, अर्थात अगर इस दीवार का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसके अपोजिट में जो भी दीवार होगा उसका भी सेम वही क्षेत्रफल होने जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल और इस वाले दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों को 2 से गुना कर देते हैं। दोनों को अलग अलग ज्ञात करने से अच्छा होगा कि एक ही क्षेत्रफल में 2 से गुना कर दीजिए, दोनों ज्ञात हो जाता है। प्लस हम लोग अभी तक में 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब 5वां और 6ठा बचा हुआ है। एक तो नीचे वाला बचा हुआ है और एक ऊपर वाला बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो ये वाला दिखता है आपको, ये वाला, इसको कलर कर दे हम, ये वाला, ये वाला जो दिखता है आपको, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। संयोग से इसका नाम भी L और B अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई ही है। तो लंबाई गुना चौड़ाई आप लिखिए इसको, और जस्ट इसके अपोजिट अर्थात वो नीचे का है तो इसके जस्ट ऊपर में जो होता है, जो ऊपर इसके सामने होगा, उसका भी क्षेत्रफल वही होगा जो इसका होगा। तो 2 से आप गुना कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाता है 2 बेचारा सब में है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए। इसको LH लिख दीजिए, क्योंकि आप L गुना H लिखते हैं या LH लिखते हैं, बात एक ही हो जाता है। इसका मतलब भी गुना में ही है, यही समझना हम लोगों को। उसके बाद यहां देखिए BH प्लस है चिन्ह, B देंगे, BH प्लस LB। आपको बुक में जो सिस्टमैटिक क्या होता है ये, वो इस तरह से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो हम लोगों ने इसी को थोड़ा अरेंज कर दिया। LB बाद में था, यहाँ प्लस में है, यहाँ भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। BH अपने ही पोजीशन पर है। LH जो शुरू में था उसको अंत में हमने प्लस में ही था, यहाँ भी प्लस में रखा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, ये हो जाता है हम लोगों को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोगों ने आसानी से सूत्र ज्ञात कर लिया। अब अगर आपको कहीं कह देता है कि एक घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ हो, तो मान के चलिए लंबाई उसका दिया हुआ है आपको, लंबाई दिया हुआ है 3, चौड़ाई दिया हुआ है 2 और ऊंचाई दिया हुआ है 1। ठीक है, ऐसा ही घनाभ है। एज एग्जाम्पल कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसका आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधा सूत्र लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले तो सूत्र लिख दीजिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और अब क्या कर दीजिए, आप सारा मान इसमें रख दीजिए। तो 2 बेचारा 2 रहेगा, L के जगह पर क्या होगा 3 होगा, B के जगह पर क्या होगा 2 होगा, प्लस B के जगह पर क्या होना है 2 होना है, गुना H के जगह पर 1 होगा, प्लस L के जगह पर 3 होगा और H के जगह पर क्या होगा 1 होगा। आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आएगा 2 इंटू 3 दूने 6 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, तो 3 2 5 6 5 11, तो 2 गुणे 11 11 दूने 22। ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, मान के चलते ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आपको सवाल जैसा रहेगा वैसा बनाना है, कहीं मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, कुछ में भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखें कि इस तरह से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अब चलते हैं आगे कि अगर घनाभ का हम लोगों को आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता है, मतलब एक घनाभाकार कोई डब्बा है आपके पास,
उस डब्बे में कितना पानी अट सकता है या कितना दूध आ सकता है, कुछ भी कितना आ सकता है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो आयतन ज्ञात करने के लिए भी हम लोगों को एकदम आसान तरीका है, आसानी से हम लोग उसके लिए सूत्र ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, ध्यान दीजिएगा, घनाभ का जो आयतन होगा उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप और उसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल तो होता है, ये आधार तो यही न है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, यही आधार है। मतलब जिस आयत में लंबाई और चौड़ाई है वो इस घनाभ का आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल यहां पहले लिख लेते हैं हम लोग, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है इसमें, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B कर लीजिए और गुना है ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग ने h माना है, h। इसका मतलब इस घनाभ का आयतन हो जाता है LBH। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हम लोगों ने ज्ञात किया, बहुत ही आसान सूत्र है। इस सूत्र से आप घनाभ का आराम से आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो मान के चलिए यही एक घनाभ है जिसका लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1 है सेंटीमीटर में। इसका हम लोगों को आयतन ज्ञात कर लेना है। तो सीधे लिखेंगे, यहां सूत्र लगाएंगे, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई आपका वहां से मिल जाएगा 3, चौड़ाई मिल जाएगा 2, ऊंचाई मिल जाएगा 1, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो जाता है आपको आयतन घनाभ का। ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, यहां सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा कि 2 ही डायमेंशन आता है हमेशा क्षेत्रफल में। जैसे क्षेत्रफल निकालते समय हम लोगों ने लंबाई और चौड़ाई एक बार लिया, एक बार लंबाई ऊंचाई लिया, एक बार चौड़ाई ऊंचाई लिया। तो कहने का मतलब 2 ही डायमेंशन हमेशा आता है। तो 2 बार सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मान के चलिए गुना करना पड़ा हम लोगों को, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा डायमेंशन 3 बार आता है, 3 को बीमा आता है, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, फिर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो ये सेंटीमीटर और मीटर को हम लोग बार बार इसलिए नहीं लिखते हैं कि वो थोड़ा सा लंबा सवाल को कर देता है, तो इसीलिए हम लोग बार बार उसको नहीं लिखते हैं। डायरेक्ट जो है यही लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब या यही लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मतलब बहुत दिन से एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते अनुभव सा हो जाता है कि भाई क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन जो होता है हमेशा क्यूब में आता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग अब घन की ओर। ध्यान दीजिएगा, घन भी बहुत आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है। घन को पढ़ेंगे हम लोग। तो घन क्या होता है? तो घन जो होता है, घन 6 वर्गाकार सतह से बना होता है। ये 6 वर्गाकार सतह से बना होता है। घन जो होता है ये 6 वर्गाकार सतह से बना होता है। अब देखिए, ये घनाभ जो था ये आयताकार सतह से बना हुआ था, जबकि घन वर्गाकार सतह से बना होता है। तो घन का हम उदाहरण आपको बताएं तो आप लोगों ने लूडो खेला होगा। उसमें छग्गा होता है जिसको पासा बोलते हैं,
उसमें 6 सतह होता है और 6 के 6 सभी सतह एक ही जैसे होते हैं, सभी सतह समान होते हैं। तो ये लूडो का जो छक्का होता है, जिसको मतलब पासा बोलते हैं हम लोग गणित में, तो वो एकदम उदाहरण है इसका घन का। और उसके अलावा भी कई उदाहरण आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तत्काल हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं घनाभ का। अब इसमें देखिएगा कि सारा सतह एक ही जैसा होता है, सबके सब सतह एक ही जैसे होते हैं। और यही 6 सतह है इसमें। जैसा हम लोगों ने सतह बनाया था आयत में, वैसा ही सतह इसमें भी बनेगा। थी घनाभ में बनाया था हम लोगों ने जैसा सतह, वैसा ही सतह इसमें भी बनेगा। तो अंतर बस इतना है कि उसके सारे सतह अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके सारे सतह एक ही जैसे होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक ही जैसा होता है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 सतह बनाया, 2 सतह और चाहिए, 5, ये 4 5, ये 4 तो दीवार हो जाता है, एक ऊपर से ढकने के लिए वो बनाते हैं। यही 5 सतह 6 सतह मिलकर के एक घनाभ क्या करते हैं, घन का निर्माण कर देता है। तो अगर हम लोगों को घन का क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अगर आवश्यकता है, हो जाता है हम लोगों को, तो एकदम आसानी से निकालेंगे। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो इसमें 6 वर्ग से बना हुआ है। ये घन जो है 6 वर्ग से बना हुआ है। इस सारे वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालकर हम लोग जोड़ दे, कैलकुलेट करें, तो जो भी उसका हल निकलेगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई जो वर्ग होता है, कोई भी वर्ग ले लीजिए आप, एक वर्ग है यहां हम साइड में बनाते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने जो आज तक सूत्र पढ़ा है, आज तक नियम पढ़ा है, वो क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो भुजा अगर ए मान लेते हैं कि भुजा ए है, तो इसके सारे के सारे भुजा तो ए ही होते हैं, मतलब सब भुजा समान है तो सब ए होगा। तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग अभी तो केवल एक वर्ग को देख रहे थे, लेकिन इसमें 6 वर्ग है। और 6 वर्ग के मतलब इसमें जो 6 वर्ग है, ऐसा नहीं है कि 6 वर्ग में एक वर्ग डिफरेंट टाइप का है, दूसरा वर्ग मतलब अलग टाइप का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब के सब अर्थात 6 के 6 वर्ग एक ही समान है, सबके भुजा एक जैसे। तो इसका मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये ए, ये भी, सब के सब ए, सारा भुजा ए, सब भुजा ए। तो इस तरह से अगर हम लोग चाहे कि अब इस सब भुजा से और सब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और सब को जोड़ दे, तो आसान है। कहने का मतलब एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसके 6 गुना अगर कर देते हैं हम लोग, अर्थात एक वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका अगर 6 गुना कर देते हैं तो 6 वर्ग के ही क्षेत्रफल, मतलब 6 में 6 वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हम लोगों को। तो ये सीधे हो जाता है 6 ए स्क्वायर।
मतलब 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6a²। एकदम आसानी से ज्ञात होता है हम लोगों को। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है 6a²। इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है। अब क्या करना है हम लोगों को? तो अब हम लोगों को इसका आयतन ज्ञात करना है। मतलब क्षेत्रफल तो हो गया कि एक कोई कमरा है जो घन के जैसा है, उसमें पेंट करने के लिए हम लोगों को कितने पेंट की आवश्यकता होगी? तो भाई दीवार पर ही पेंट करना है हम लोगों को। तो दीवार पर जो पेंट करना है तो दीवार क्षेत्रफल के हिसाब से उस पर पेंट हो जाएगा। तो मान के चलिए 4 दीवार पर पेंट करना होता है। नीचे वाले सतह पर भी मान के चलिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया जाता है, ऊपर वाले सतह पर कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये 6 सतह में 6 सतह के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल गया कि क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे आराम से। दीवार जैसे पेंट करने की बात होती है तो 4 दीवार ही पेंट किया जाता है। तो ठीक है, 4 दीवार में एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये और एक दीवार ये हो जाता है। 4 दीवार हो गया। ये जो हो जाता है ये नीचे का फर्श हो जाता है। इस पर मान के चलिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है, कोई कुछ बिछाने की बात होती है तो वहां भी क्षेत्रफल निकालने का जरूरत पड़ सकता है आपको। और उसके बाद ऊपर में भी कोई एक्स्ट्रा काम किया जाता है तो वहां भी क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता हो सकती है आपको। तो वो जिस अकॉर्डिंग आपको सवाल मिलेगा उस अकॉर्डिंग करते जाना है। तो चलिए वहां तक बात खत्म है क्षेत्रफल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग आयतन को लेकर के कि कह दे कि इस कमरे में कितना हवा है। तो हवा तो जगह छेकेगा तो इस पूरे कमरे का जगह छेक रहा है हवा। अब जैसे हवा तो हर एक जगह विद्यमान होता है, तो ठीक है कि हवा इस कमरे का हर एक जगह अपना जगह छेक रहा है। इसमें कितना हवा है वो ज्ञात करने के लिए हम लोगों को आयतन की आवश्यकता है। तो आयतन का आवश्यकता है। तो आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे कैसे, सो देखिएगा। लिखेंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो वही आधार का क्षेत्रफल अब गुना ऊंचाई। तो है यहां से देखिएगा आधार तो ये हो जाता है, ये वाला आधार हो जाता है, ऊंचाई ये हो जाता है। तो आधार में ये लंबाई ये चौड़ाई इसको कहिए, लेकिन सबके सब तो ए है ना, सब ए है। तो आधार का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? तो ए गुना ए करना है। ए गुना ए कीजिए, फिर ऊंचाई से गुना करना है आपको, फिर ए से ही गुना कीजिए। तो ये हो जाता है ए गुना ए स्क्वायर गुना ए क्यूब हो जाता है ए क्यूब। मतलब एकदम आसान तरीका, एकदम आसान सा इसका सूत्र है घन का आयतन ज्ञात करने का। कुछ भी नहीं है, एक भुजा आपको मालूम हो और उसका क्यूब कर दीजिए, आयतन ज्ञात हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग घनाभ पढ़ लिए, घनाभ का क्षेत्रफल भी पढ़ लिए, आयतन भी पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग घन भी पढ़ लिए। अब बारी है बेलन की। चलिए बेलन पढ़ते हैं। अब हम ये भी बहुत आसान है, भारी नहीं है। बेलन बहुत आसान है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बेलन क्या है तो ध्यान दीजिएगा, बेलन भी एक आयत से ही बन जाता है, आयत से बन जाता है। हम आपको समझाते हैं। देखिए ये एक आयत ही है। अभी आयत जैसा दिख रहा है आपको, ये आयत ही है। अब इस आयत को हम लोग क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। एकदम फोल्ड कीजिए, फोल्ड करते हैं, ये बन गया बेलन। ये बेलन बन जाता है। देखिए यही हो गया बेलन। अब ये जो बेलन होता है ये अभी खोखला बेलन है, खोखला बेलन है। मतलब अंदर से खाली जगह इसमें आर पार आपको दिखता है, तो ये हो जाता है खोखला बेलन। ये भरा हुआ नहीं है। तो खोखला बेलन के बारे में हम लोग को पहले समझ लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलन है, इस बेलन में
ये वाला चीज तो लंबाई है, ये वाला चीज लंबाई हो जाता है, लंबाई, ये वाला चीज चौड़ाई है। ये आयत है तो लंबाई और चौड़ाई इसमें स्वाभाविक रूप से होना है। जब इसी को हम लोग फोल्ड करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, इसी को फोल्ड करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमने जो मोड़ा, अभी इसको फोल्ड किया हमने, तो इसका लंबाई ये घूम के एक वृत्ताकार आकृति ले लिया है, एक वृत्त के जैसा हो गया है, जबकि इस आयत का चौड़ाई अभी जिस तरह से दिखता है, आपको खड़ा दिख रहा है, तो ये ऐसा ही रह जाता है, ये वैसा ही रह जाता है। लेकिन देखिए ये यहां से दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा सा कि ये बी है, चौड़ाई है, लेकिन ये लंबाई है। यहां देखिए आप, ये लंबाई जो है ये घूर के क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो आपको यहीं से इसका सारा हल निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको बनाते हैं आपको एक बार बोर्ड पर दिखने के लिए। ये रहा आपका बेलन। अब ये जो बेलन है इसको इसी तरह से बनाया गया है, इसी तरह से बनाया गया। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि एक आयत को ही फोल्ड करके एक बेलन बनाया जाता है। तो आयत है, आयत का ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई को फोल्ड करके एक वृत्त बना दिया गया, जबकि चौड़ाई इसका ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई इसका क्या में कन्वर्ट हो गया, ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया ना जी। ये था पहले क्या, एक आयत का चौड़ाई था, अब ये क्या बन गया, ऊंचाई बन गया। तो ये जो है आयत का चौड़ाई ऊंचाई बन जाता है, जबकि यहां आयत का लंबाई क्या बन जाता है, एक वृत्ताकार पथ बन जाता है। तो यहां आयत के लिए अगर हम छोटा सा बात लिख कर रखें आयत के लिए, तो ये इसका चौड़ाई जो है, जिसको ब्रेथ कहेंगे, ये बन जाता है ऊंचाई बेलन में। बेलन को इधर लिखते हैं और इधर आयत को लिखते हैं। बराबर की इस तरफ हम आयत का बात लिखेंगे और बराबर के इस तरफ हम बेलन का बात लिखेंगे। जो आयत में पहले चौड़ाई था वो अब बेलन में ऊंचाई बन गया। ध्यान दीजिएगा, जो पहले आयत में लंबाई था अब वो बेलन में वृत्त जैसा बन गया, वृत्त बन गया, जिसको हम लोग 2πr कहेंगे। क्या कहेंगे, 2πr कहेंगे। वृत्त में परिधि बन जाता है, ये वृत्त का परिधि हो गया, तो ये हो गया 2πr। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो वक्र भाग हुआ कौन। अभी जो ये सीधा था आयत था, यही भाग ना, ऐसे घूमते घूमते वक्र हो गया, टेढ़ा हो गया, तो अब इसका वक्र भाग ये वाला हो जाता है, यही तो हो गया वक्र भाग। तो वक्र भाग में हम लोगों को पहले आयत था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर हम लोग इस अकॉर्डिंग आयत को देखते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो b गुना h होगा, b गुना l होगा, या l भी कहे, b गुना l होगा। अगर उसी चीज को इस तरफ से एक बार हम देखें, इस तरफ से देखें, तो वही वक्र भाग है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2πrh, क्योंकि जहां l है, l के जगह पर 2πr हो गया और h के जगह पर b के जगह पर h हो गया, तो 2πrh। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh, 2πrh। अब एक बात और है इसमें,
ये तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठ कहे तो ये वाला पृष्ठ जो जिसको हम लोगों ने मोड़ा था, इस तरह से राउंड किया था, उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने अभी वक्र पृष्ठ के रूप में ज्ञात किया। अब आगे है कि इसके नीचे से भी ढक्कन होता है। जैसे आप लोग को अनाज रखने वाला जिसको कोठी वगैरह कहते हैं, जिसमें अनाज रखते हैं आप लोग, या नहीं तो एक बेलनाकार ग्लास तो कई डिजाइन में आता है, लेकिन बेलनाकार ग्लास की बात करते हैं, तो उसमें तो पेंदी होता है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पेंदी अगर नीचे से लगा दिया जाए तो यही वो ग्लास बन जाएगा। तो नीचे से जब पेंदी लगा दिया जाता है तो वो समतल सतह, एक वृत्ताकार सतह को नीचे से अटैच कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में बेलन जो होता है वो बंद बेलन होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तब एक ढक्कन आप नीचे से लगा दीजिए, एक ढक्कन आप ऊपर से लगा दीजिए, तो दो ढक्कन हो गया। जैसे यही बेलन है, एक ढक्कन इसमें नीचे से डाल दें और एक ढक्कन ऊपर से डाल दें, तो ये क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है इस बेलन का। एक वो वक्र पृष्ठ हो गया, एक ये वाला समतल पृष्ठ हुआ, एक ये वाला समतल पृष्ठ हो गया। तो दो समतल पृष्ठ हो जाता है और एक वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो यहां लिखेंगे कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्ताकार समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ये तो नीचे से समतल जो पृष्ठ लग रहा है वो कैसा, वृत्ताकार ही है ना। ये राउंड देखिए, ये राउंड है, एकदम गोल है, वृत्त के जैसा ही है ना। तो ये वृत्ताकार ही इस पर लगेगा, जब भी लगेगा वृत्ताकार ही प्लेट इस पर लगेगा। तो दो ठो वृत्ताकार समतल पृष्ठ इसमें ऐड करते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 2πr/h। फिर इसमें दो ठो वृत्ताकार समतल पृष्ठ लगा रहे हैं हम लोग, तो प्लस 2 × समतल पृष्ठ वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो दो ठो πr²। अब देखिए इसमें जो जो चीज कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लीजिए आप। 2 कॉमन हो रहा है कर लेंगे, पाई कॉमन हो रहा है पाई कॉमन कर लेंगे, आर कॉमन हो रहा है आर कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 2πr। इसमें बच गया क्या h, इसमें क्या बच गया r, 2πr × h + r। ये हो जाता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग बेलन के बारे में थोड़ा सा और जाने, क्या कि ये एक ग्लास है। अगर कोई एक ग्लास ये है जिसका नीचे से ये ढक्कन लगा हुआ है, नीचे से ये बंद है, इसमें कितना पानी आएगा, ये हो जाता है इस बेलन का आयतन। तो इस बेलन का हम लोग आयतन अब ज्ञात करने जा रहे हैं। बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो आधार, इसका आधार है क्या, तो इसका आधार तो वृत्ताकार है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार इसका कैसा है, वृत्ताकार है, नीचे वृत्त का प्लेट हम बार बार बोल रहे हैं लगाना है, तो आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और ऊंचाई क्या है इसका, ऊंचाई तो h, ऊंचाई h हो जाता है, तो ये हो जाता है πr²h। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं कहां तक, बेलन तक। अब बच रहा है शंकु, गोला, अर्धगोला। तो ठीक है, आज का क्लास हम ये स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको
वहां हम शंकु, गोला और अर्धगोला से संबंधित टोटल डाउट क्लियर करेंगे। और मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोग हर एक बिंदु को ठीक ढंग से समझ पाए हैं। तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय।